रहमान रहीम। आई मोहम्मद माज। वेलकम टू KMURN यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 4 को। वीक 4 का जो कोर्स कंटेंट है उसको डिस्कस करेंगे। एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव KMU ने दिए हुए हैं उसमें आपको सबसे पहले पढ़ना होता है सेल डिवीजन को। सेल डिवीजन की आपको पहचान होनी चाहिए कि सेल डिवीजन क्या है, किस तरह होता है, इसके मेडिकल में इंपॉर्टेंस क्या है, जीन एक्सप्रेशन किस तरह होती है, ये बिल्कुल आप इसमें पढ़ेंगे। यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम, क्रोमेटिड, सेस्ट्रा क्रोमेटिड, इस तमाम चीज़ों में जो एम्बेगुअस डिफिनेशन वगैरह है उसको हम गो थ्रू करेंगे। आपने फिर एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोसेस माइटोसिस एंड मियोसिस, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। फिर ये दोनों आपके जो है ये पेपर में आएंगे। और ये जो आखिरी टॉपिक है जो स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ सेल है, ये ऑस्टी में पूछा जाएगा। बेसिकली इस चैप्टर पर लोग फोकस करते हैं सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पर, जो कि एमयू की डिमांड है ही नहीं। डिमांड बेसिकली है सेल डिवीजन और माइटोसिस और मियोसिस को समझना। और इसकी जो ऑस्टी की हम एक मॉडल के थ्रू होके जाएंगे तो आपको बेसिक भी अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। फिर हम माइटोसिस और मियोसिस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेल के मॉडल से। आप देख सकते हैं ये सेल का एक 3D प्रिंट मॉडल जैसा है। यहाँ पर आप स्टार्ट करेंगे सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन क्या है, आप ये देख सकते हैं कि जो ये आउटर कवरिंग ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ये आउटर कवरिंग है सेल की। यहाँ पर दो लेयर है, आप देख सकते हैं। ये इनर लेयर है और एक आउटर लेयर है। ये आउटर लेयर है सेल का और ये सेल मेम्ब्रेन का इनर लेयर है। ये लेयर बेसिकली इसे में अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं सेल के स्ट्रक्चर से। सेल के स्ट्रक्चर और इस ऑर्गेनेल के फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे। ये आसपी में एक नॉन ऑब्जर्वेबल जो स्टेज होता है, जो स्टेशन होता है, उस पर ये मॉडल ज़रूर रखा होगा या आपके कोई ऐसा प्रिंट निकाला होगा इस जैसे डायग्राम का, तो आपने उसको मार्क करना है और उसके फंक्शन बतानी है। तो हम शुरू करते हैं एक्सटर्नल कवरिंग से, जो सेल मेम्ब्रेन है। आप देख सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन आपको ऐसा लग रहा होगा ये दो मेम्ब्रेन है, लेकिन ये बेसिकली एक ही मेम्ब्रेन है जो लिपिड के दो लेयर से मिलकर बना होता है। लिपिड कौन सा लिपिड, यहाँ पर है फास्फोलिपिड। वो लिपिड जिसमें फास्फेट भी हो। तो फास्फोलिपिड हमारे साथ क्या है, ये क्या बनाता है, ये लिपिड को सिल की इस लेयर को, सेल मेम्ब्रेन को बनाता है। और इस लिपिड के लेयर में एम्बेड होता है प्रोटीन। यहाँ पर ये क्या है, ये प्रोटीन ने क्या बनाया हुआ है, चैनल बनाया हुआ है, रास्ता बनाया हुआ है। चूंकि जो लिपिड बाइलेयर है इससे वो चीज़ें पास होगी। क्योंकि लिपिड क्या है, लिपिड है हमारे पास नॉन पोलर, तो यहाँ से नॉन पोलर चीज़ें पास हो सकती है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन वगैरह। लेकिन अगर आपने कोई ऑर्गेनिक कोई ऐसी चीज़ पास करनी हो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो, कम मॉलिक्यूलर वेट तो लिपिड से भी पास हो जाएगा, लेकिन जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो या जिस पर चार्ज हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो प्रोटीन से पास करे। प्रोटीन का चैनल होना ज़रूरी है। तो आपने बताना होगा सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन में कि ये एक बैरियर है इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में। ये सेल को सपोर्ट करता है और ये सेल के अंदर और बाहर जो ट्रांसपोर्ट होती है उसको रेगुलेट करता है। फिर आपने ये भी बताना होता है कि जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस है एमसीक्यूज में आया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर ट्रांसपोर्टेड इन, यह प्रोटीन में ट्रांसपोर्ट है या सेल मेम्ब्रेन में, तो ये नॉन पोलर है तो ये सेल मेम्ब्रेन ही में ट्रांसपोर्ट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन के जो लिपिड पोर्शन है उसमें ट्रांसपोर्ट होता है, और प्रोटीन में जो आयंस है, सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, ये इसके लिए अपने अपने रास्ते हैं। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर लगे होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड। वो अगर ये लिपिड है सेल मेम्ब्रेन का, ये मिल जाए किसी कार्बोहाइड्रेट से, तो ये बन जाता है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट को। तो ये एक्ट करता है एज अ रिसेप्टर। फॉर एग्जांपल इंसुलिन को हम जिक्र करें, इंसुलिन जो है वो क्या करता है, वो सेल के अंदर ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को बढ़ाता है, ग्लूकोज को ब्लड से लेता है और सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन ये इंसुलिन डायरेक्ट एक्ट नहीं करता, इंसुलिन जाता है अपने रिसेप्टर से बाइंड होता है। ये सेल के अंदर इंसुलिन नहीं जाता, ये सेल के अंदर नहीं जाता, बल्कि ये अपने रिसेप्टर से बाइंड होता है। और ये रिसेप्टर फिर दूसरे मैसेंजर के जरिए, सेकंड मैसेंजर के जरिए, फर्स्ट मैसेंजर कौन है, इंसुलिन है, और सेकंड मैसेंजर ये रिसेप्टर ही भेजेगा जो सेल मेम्ब्रेन में लगा हुआ है। और फिर वो रेगुलेट करेगा ग्लूकोज के इनटेक को। तो इसका थर्ड फंक्शन है, ये रिसेप्शन में भी हेल्प करता है। तो सेल मेम्ब्रेन में आप यहाँ देख सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। सेल के अंदर और बाहर जो मेम्ब्रेन की ट्रांसपोर्ट होता है उसको रेगुलेट करता है। दूसरा हमने रोल बताया कि ये सेल को प्रोटेक्ट भी करता है, सेल की इंटीग्रिटी को भी बरकरार रखता है। और थर्ड हमने बताया कि ये रिसेप्टर साइड भी प्रोवाइड करता है मुख्तलिफ सब्सटेंस के लिए, मुख्तलिफ ड्रग्स के लिए, मुख्तलिफ हार्मोन के लिए रिसेप्टर साइड भी प्रोवाइड करता है। अच्छा, इस सेल के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो पोर्शन में सेल डिवाइड होता है। ये आप जो ऑरेंज कलर में आप
ये जो राउंड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का जो ऑरेंज स्ट्रक्चर है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो सपोर्टिव कवरिंग है, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये उसके अंदर न्यूक्लियर पोर्स है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो केविटी है, जो जगह है, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इसके अंदर जो जगह है, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म इज द हाउस ऑफ मेनी ऑर्गेनील। साइटोप्लाज्म बहुत से ऑर्गेनील का घर है। तो हमने उस ऑर्गेनील को गो थ्रू करना है और उसके फंक्शन को याद रखना है। आपको आना चाहिए कि आइडेंटिफाई करें आप कि ये कौन से ऑर्गेनील है, फिर उसका फंक्शन आपको लिखना है। तो हम शुरू करते हैं इस ब्लू स्ट्रक्चर से, जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द है, जो आपको ऐसा लग रहा है जैसे एक जाल है, ट्यूब का एक जाल है, इसको हम कहते हैं, क्योंकि सेल के इनसाइड तो हम कहते हैं इंडो, और साइटोप्लाज्म में है तो इंडोप्लाज्मिक, और ये जाल की सूरत में है तो रेटिकुलम। रेटिकुलम हम कहते हैं जाल को। तो ये क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट कहाँ से होता है? जो न्यूक्लियर पोर है, ये इस उससे स्टार्ट होता है। आप ये देख सकते हैं, न्यूक्लियर पोर से स्टार्ट होता है और ये सेल मेम्ब्रेन पर खत्म होता है। तो ये बहुत ही लंबे एक जाल की सूरत में सारे साइटोप्लाज्म को घेर के रखता है। अब मार्फोलॉजिकली, मतलब शेप के लिहाज से, उसके दो पार्ट्स है। ये जो स्टिल की तरफ अंदर की तरफ है, उसको हम कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो बाहर की तरफ है, उसको हम कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों है? क्योंकि इसके अगर आप देख सकते हैं, ये पर्पल दाने जैसे लगे हुए हैं। ये दाने कोई और चीज नहीं, बल्कि सिल के एक अंदर ऑर्गेनिल राइबोसोम है। राइबोसोम, आपको पता होगा कि राइबोसोम हमारे पास प्रोटीन की मशीनरी है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है राइबोसोम। तो अगर ये ट्यूब है, अगर ये तार आप समझ में लाए कि ये एक तार है, उसके ऊपर ये क्या लगे है? तस्बीह के दाने लगे हुए हैं, तो ये क्या बन जाएगा? रफ बन जाएगा। तो इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो न्यूक्लियस के नजदीक है, जो पर्पल कलर में, ब्लू कलर में है, उसको हम कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये रफ क्यों है? इस पर राइबोसोम है। तो इसका फंक्शन क्या हुआ? राइबोसोम का फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसका फंक्शन क्या हुआ? प्रोटीन सिंथेसिस। और दूसरा रोल, ये न्यूक्लियस से जो सामान बाहर निकलता है, उसको ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पर पहली ऑर्गेनील पढ़ी, उसके ऊपर राइबोसोम है। राइबोसोम का फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस है, तो इसका फंक्शन भी प्रोटीन सिंथेसिस ही हुआ, और फिर ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। फिर इसका एक्सटेंडेड पोर्शन है। आपको ये पर्पल कलर में, ये इस कलर में आपको दिखाई दे रहा है, जो जामुनी रंग है उसमें, ये है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि उसके ऊपर ये जो दाने जैसे है, ये नहीं है, तो इसको हम कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन ये है कि लिपिड को ये प्रोड्यूस करता है, लिपिड सिंथेसिस करता है। लिपिड सिंथेसिस ये कैसे करता है? जो आपके अंदर सिल के आ जाते हैं फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल, उसको मिलाता है और उसे लिपिड बनाता है। ये इंशाल्लाह हम डिस्कस बायोकेमिस्ट्री में करेंगे डिटेल से कि ये कैसे ये फंक्शन करता है। फिर ये लिपिड बनाता है। दूसरा इसका रोल ये है कि ये भी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तीसरा, ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। चौथा इसका रोल ये है कि ये कैल्शियम को स्टोर करता है। इस सारे रोल्स को आप आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे कि इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। जैसे कैल्शियम का एप्लीकेशन है कि मसल कंट्रैक्शन जब होते हैं, तो कैल्शियम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलता है। आपने ये सब पढ़ना है। सेक्स हार्मोन में आप पढ़ेंगे कि जो लिपिड सिंथेसिस होती है यहाँ पर, वो फिर उससे आगे सेक्स हार्मोन बनते हैं। इंशाल्लाह ये फिर आहिस्ता आहिस्ता हम पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया प्रोटीन, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया क्या? लिपिड। अब ये दोनों क्या है? ये रॉ है, उसको पता नहीं कि मैंने काम क्या करना है, या मॉडिफाई नहीं हुए, तो ये फर्दर मॉडिफिकेशन के लिए जाएंगे कहाँ पर? पैकिंग के लिए जाएगी इस ऑर्गेनिल, जो येलो ऑर्गेनिल है, गोल्जी बॉडी की तरफ। ये अपनी गोल्जी बॉडी की तरफ जाएंगे। तो गोल्जी बॉडी में फॉर एग्जांपल हम प्रोटीन को डिस्कस करते हैं, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन आता है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको एंजाइम बनाना है, तो गोल्जी बॉडी का फंक्शन है इसमें एक्टिव साइट को बनाना, एलोस्टेरिक साइट को बनाना, और फिर इसको पैक करके ट्रांसपोर्ट करना। ये ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में करता है? ये जो रेड आप देख सकते हैं, ये है विजिकल, प्राइमरी वेसिकल के फॉर्म में ये बाहर ट्रांसपोर्ट करता है। व्हाट इज वेसिकल? वेसिकल वो प्रोटीन जिसके इर्द गिर्द क्या बन जाए, एक मेम्ब्रेन बन जाए, या वो लिपिड जिसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन बन जाए, इसको हम कहते हैं प्राइमरी वेसिकल। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल दें, अगर यहाँ से 40 प्रोटीन आ जाए और वो 40 प्रोटीन एक ही वेसिकल में पैक हो, और वो वेसिकल और उस प्रोटीन का नेचर हो वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हो, 40 डिफरेंट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, तो उस स्ट्रक्चर को जब मेम्ब्रेन में हम बाहर भिजवाते हैं गोल्जीबाड़ी से, तो उसको हम कहते हैं लाइसोसोम, पैरामिड लाइसोसोम। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज लाइसोसोम? लाइसोसोम इज द स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड बाय द गोल्जी बॉडी व्हिच कंसिस्ट ऑफ सराउंडिंग मेम्ब्रेन, सिंगल लेयर ऑफ मेम्ब्रेन इनसाइड व्हिच कंटेन 40 डिफरेंट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का फंक्शन क्या है? ये हाइड्रोलिसिस करता है, ये चीजें को तोड़ मरोड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कार्बोहाइड्रेट सेल में आ जाए, तो उसको तोड़ता है, प्रोटीन को तोड़ता है। अगर बैक्टीरिया आ जाए, फंजाई आ जाए, तो उसको तोड़ता है। हमारे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ जाए, तो माइटोकॉन्ड्रिया को भी ये खा सकता है। ऑटोफेगी, ये आप सब फेगोसाइटोसिस भी इस लाइसोसोम का रोल है। फिर अगर यहाँ से
सपोज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिपिड आ जाए तो ये लिपिड को मॉडिफाई करेगा, उससे हार्मोन बनाएगा, उसको भी पैक करके फिर सेल से बाहर ये सेकेंडरी वेसिकल की सूरत में ट्रांसपोर्ट कर देगा बाहर की तरफ। तो हमने 3 ऑर्गेनील पढ़े, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी को आप कह सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। क्यों? कि पोस्ट ऑफिस को पता होता है कि कौन सी चीज़ को किस तरह पैक करना है और कहाँ भिजवाना है। तो इसको भी पता है कि किस चीज़ को कैसे पैक करना है, कैसे मॉडिफाई करना है और कैसे भिजवाना है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी। फिर आपने पैरामीटर सेकेंडरी वेसिकल और लाइसोसोम के फंक्शन को भी यहाँ पर सीख लिया। अब आगे जाते हैं, ये भी दूसरा कोई फॉर्म है लाइक गोल्गी बॉडी का। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये और उसका जो बड़ा फॉर्म मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल की पावर हाउस कहते हैं। जो पावर हमारी बॉडी में, पावर कौन कौन है हमारी बॉडी में? पावर जो है, पावर की जो करेंसी है वो एटीपी है। तो ये एटीपी को प्रोड्यूस करता है। ये आप देख सकते हैं, ये एक इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। ये तो ये दो मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर है, तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ये माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी प्रोडक्शन कैसे होती है, किस तरह होती है, क्या क्या दरकार होता है, इंशाल्लाह बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, हम वहां पर डिस्कस करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये ग्रीन स्ट्रक्चर, ये ग्रीन, ये जो ऐसे है जो ट्यूब्स है, ये बेसिकली प्रोटीन है। एक्टिन मायोसिन ये प्रोटीन है। ये इसका रोल क्या है? ये सेल को शेप, प्रॉपर शेप में रखते हैं, सेल को सपोर्ट करते हैं और प्रॉपर शेप में रखने के लिए ये जो डंडे जैसे है, ये प्रोटीन है, इसको हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। इसका रोल क्या है? स्केलेटन जैसा है। तो प्रोवाइड द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। इसका रोल साइटोस्केलेटन है। स्केलेटन का रोल क्या होता है? ढांचे का, वो सपोर्ट करता है। तो सेल का ढांचा कौन बनाता है? साइटोस्केलेटन स्केलेटन बनाता है। ये जो गोल स्ट्रक्चर है, ये दो स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल, व्हाट इज द रोल ऑफ सेंट्रियोल? सेंट्रियोल आपने पहले ये जानना है कि इसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। सेल में दो ऐसे ऑर्गेनील है जिसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होता, एक है सेंट्रियोल और दूसरा है हमारा राइबोसोम। तो इसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं, तो ये ऑर्गेनील बैक्टीरिया सेल में भी प्रेजेंट है। इंशाल्लाह माइक्रोबायोलॉजी में आप पढ़ेंगे। सेंट्रियोल जो है, इसका रोल ये है कि जो हम अभी सेल डिवीजन पढ़ेंगे, अब जब क्रोमोसोम डिवाइड होगा दो में, तो इसकी जो स्पिंडल फॉर्मेशन है वो सेंट्रियोल का काम है। सेल डिवीजन में इसका रोल है, इंशाल्लाह डिटेल से भी डिस्कस करते हैं। तो हमने सारे ऑर्गेनील के जो रोल है वो पढ़े। अब हम जाते हैं न्यूक्लियस की तरफ। तो न्यूक्लियस मैंने आपको बताया कि इसके दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है, और इसमें एक ये इर्द गिर्द पोर्स भी बने हुए हैं। तो इस पोर्स के जरिए ये बाहर और अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। अभी हम न्यूक्लियस को डिस्कस करते हैं तफसील के साथ। तो अच्छा, न्यूक्लियस, तो हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस चूंकि इंपॉर्टेंट ऑर्गेनील है और हमारा टॉपिक आगे इसी से चलेगा, सेल डिवीजन। तो हम न्यूक्लियस को डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियस, मैंने आपको बताया कि दो मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है, एक एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होता है, एक इंटरनल मेम्ब्रेन होता है, और दोनों मेम्ब्रेन में क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, जो सेल से बाहर और अंदर ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करते हैं। अच्छा, तो न्यूक्लियस, फिर न्यूक्लियस आपने पढ़ा कि ये दो मेम्ब्रेन का ऑर्गेनील है। यहाँ पे ऐसे दो मेम्ब्रेन बाहर लगे हुए हैं। इसके अंदर एक, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हमारा बॉडी का जो डीएनए है, ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है डीएनए, इन शायद तफसील से अब हम पढ़ेंगे। ये डीएनए पड़ा हुआ होता है। डीएनए हमारे साथ क्या है? हेरिडिटी मटेरियल है। डीएनए को पता है कि कौन सा सेल क्या फंक्शन करेगा। फॉर एग्जांपल हमारा पेंक्रियास है, उसमें इंसुलिन बनाना है, तो पहले डीएनए क्या करेगा? डीएनए एक मैसेज भेजेगा मैसेंजर आरएनए के थ्रू। वो मैसेंजर आरएनए फिर क्या बनेगा? क्या बनाएगा? वो राइबोसोम में ट्रांसक्राइब और ट्रांसक्राइब होके वो प्रोटीन बनेगा। उस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? अगर फॉर एग्जांपल ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस की सेल है, बीटा सेल है, इंसुलिन का सेल है, तो ये उस प्रोटीन का नाम है इंसुलिन। तो ये स्ट्रक्चर, ये फंक्शन किसने परफॉर्म किया? तो ये फंक्शन परफॉर्म किया डीएनए ने। तो हमारी बॉडी की जो भी फंक्शन है, जो भी हेरिडिटी है, वो कंट्रोल करता है डीएनए। तो डीएनए इज द मास्टर ऑफ आवर बॉडी। अच्छा, अब अगर मैं आपको बताऊं कि ये डीएनए का ये पोर्शन है, और ये मैसेंजर आरएनए नहीं बनाता, लेकिन ये एक दूसरा किस्म का आरएनए बनाता है, उसको हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। अगर ये पोर्शन क्या बनाता है? राइबोसोमल आरएनए। तो ये राइबोसोमल आरएनए जब बाहर जाएगा तो ये प्रोटीन के साथ कंबाइन होगा और क्या बनाएगा? ये हमारे पास राइबोसोम ऑर्गेनील बनाएगा। तो इस पोर्शन को ये राइबोसोम बनाएगा। सिंपल है। अगर डीएनए का कोई ऐसा पोर्शन है जो मैसेंजर आरएनए नहीं बनाता, प्रोटीन आगे नहीं बनाता, लेकिन वो राइबोसोमल आरएनए बनाता है। ये राइबोसोमल आरएनए जब साइटोप्लाज्म में चला जाता है तो वो किससे कंबाइन होता है? प्रोटीन से कंबाइन होता है, और क्या बनाता है? राइबोसोम ऑर्गेनील बनाता है। तो इस पोर्शन को, इस
न्यूक्लियस के इस पोर्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस के लिए आपने एक ही लफ्ज़ याद करना है, न्यूक्लियोलस इज़ टू राइबोसोम। न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है? राइबोसोम बनाना। ये प्रोटीन बनाने में हमारे साथ फंक्शन नहीं करता। ये डार्कली स्टेन होता है, ये बहुत ज़्यादा डार्कली स्टेन होता है, इसलिए ये हम अलग भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। का जो कंसेप्ट है वगैरह को यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये यहाँ पर डीएनए आरएनए है, यहाँ पर लिखा है क्रोमेटिन। तो हमारा अगर नॉर्मल सेल है जो डिवाइड नहीं हो रहा, उसमें हमारे पास क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा ना, नो क्रोमोसोम आर प्रेजेंट, उसमें सिर्फ और सिर्फ होगा क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में क्या फ़र्क है, इसके लिए हम एक सिंपल स्लाइड को लेते हैं, उसमें इसको एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं क्रोमोसोम वगैरह की डिफरेंस को। ये आपके, तो हम डिस्कस करते हैं क्रोमेटिन और क्रोमोसोम और इसके डिफरेंसेस को। सेल डिवीजन के लिए ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। फॉर एग्जांपल हमारे साथ ये क्या है, अगर हमारे पास ये न्यूक्लियस है, तो अगर आप न्यूक्लियस को स्ट्रेन करेंगे तो इसमें आपको ऐसे थ्रेड, पिंक कलर के थ्रेड दिखाई देंगे। ये पिंक कलर के थ्रेड और नहीं बल्कि क्या है, इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्रोमाटिन। क्रोमा कहते हैं कलर को, और जो टिन लफ्ज है वो आता है आगे फाइबर से। तो ये तार है ना, तो ये तार, इस तार को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। तो आपने सबसे पहले क्रोमेटिन पर अपना कंसेप्ट बनाया है कि क्रोमेटिन क्या है। अगर आप सिर्फ न्यूक्लियस को स्ट्रेन करते हैं तो आपको तार जैसे, धागे जैसे चीजें नजर आएंगे, उसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। अब ये क्रोमेटिन किस चीज़ से बना है? अगर हम इसके कंपोजिशन देखें तो इसके कंपोजिशन में दो चीज़ें हैं। पहले इसमें डीएनए है, डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है इसमें, और दूसरा इसमें है प्रोटीन। दूसरा इसमें प्रोटीन, उस प्रोटीन को हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन।